लास्ट टाइम हमने जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तक कर लिया था। कि आगे जो है वो हम कंटिन्यू कर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारी नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट नेचर की डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन थी। और आज हम जो है वो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इन तमाम के लिए जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट नेचर के हैं। इसके बाद जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट होगा, उसमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो आपने जो है वो बाइनामियल के बाद जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जो कंडीशन थी, जो अजम्पशन थी, उनका कंपैरिजन करना है विद दी अजम्पशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन जो है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कब इस्तेमाल होती है? जब कोई रेयर इवेंट अकर हो रहा हो। रेयर इवेंट अकर होने की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स किक इन दी आर्मी इन डिफरेंट ईयर। किसी एक साल के अंदर चंद ही लोग होंगे जिन्हें आर्मी के अंदर घोड़े ने किक लगाई होगी। वो उसके पीछे कोई काम करने गए होंगे तो उसने किक लगाई होगी। हर बंदे को नहीं लगाता। पहली तो बात है, ट्रेंड घोड़े होते हैं, घोड़े वो किक लगाते ही नहीं है। लेकिन कोई शैतान बंदा जो है वो, उसको अगर किक लगाई गई है तो वो बड़ा रेयर केस होगा। उससे भी अगली बात है कि नंबर ऑफ डेथ। पहली बात है, किक लगी है तो वो लाजमी नहीं है बंदा मरे, तो किक लगने का इवेंट ही बड़ा बड़ा रेयर होता है। और फिर उसके बाद जो है वो डेथ होने का इवेंट तो जो है वो इंतहाई रेयर हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई आपको पूरी हिस्ट्री उठा के देखें तो कोई बड़ी गलती से कोई ऐसा इवेंट मिलता है कि आर्मी के अंदर जो है वो घोड़े ने किक लगाई और बंदा जो है वो फोत हो गया। तो ये एक रेयर इवेंट है। इस तरह के इवेंट की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाएंगे तो वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कवर हो। लाजमी नहीं अब घोड़े ने टांग ही मारनी है तो फिर ही कोई भी ऐसा इवेंट जो है वो, मसलन हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें कि पूरा साल जो है वो 2020 के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जो है वो बहुत कम हुआ है जी। हम कह सकते हैं ना, रेयर इवेंट हुए होते रहे हैं। कभी कभार जो है वो चंद सेकंड के लिए जाती थी इलेक्ट्रिसिटी और दोबारा वापस आ जाती थी। इससे पहले अगर आप जाएं तो ये वाला इवेंट जो है वो पूरा पूरा दिन ही चलता रहता था। तो इस तरह कोई भी इवेंट आपका जो कि रेयर होने के चांसेस हों, उसके लिए आप पाइथन फिनोमेना इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो कुछ अजम्पशन है थोड़ी सी। गिवन एन इंटरवल ऑफ रियल नंबर अज्यूम काउंट अकर एट रैंडम थ्रू आउट द इंटरवल। कि रैंडमली जो है वो काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले से फिक्स किए हों कि घोड़े ने जो है वो हर 1 घंटे बाद टांग मारनी मारनी है किसी को। ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, रैंडम कुछ भी हो तो वो उस चीज़ की बात चल रही है। इफ द इंटरवल कैन बी पार्टीशन इनटू सब इंटरवल ऑफ स्मॉल लेंथ such that the number of success is in a fixed subinterval follow a Poisson process। कि हर सब इंटरवल के अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, नंबर ऑफ सक्सेस को हमने इन शॉर्ट जो है वो बाद में प्रोबेबिलिटी के अंदर ही कन्वर्ट करना होता है। तो प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ सक्सेस, ये दोनों इधर हमारे लिए एक ही सेंस देती है। तो नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो फिक्स हो। ऐसा नहीं है कि एक सब इंटरवल के लिए सक्सेस के चांस कुछ और है और दूसरे इंटरवल के अंदर कुछ और है। सारे सब इंटरवल के अंदर ये चीज़ सेम आनी चाहिए। अब थोड़ा सा इसको तीनों कंडीशन को अलग अलग देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर सक्सेस इन एनी सफिशिएंटली स्मॉल सब इंटरवल इज 0। 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी सब इंटरवल के अंदर, स्मॉल सब इंटरवल के अंदर 0 होगी। इसका मतलब है 2 सक्सेस नहीं आनी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सक्सेस आनी चाहिए। फिर आपका ये वाला फिनोमेना है कि जब हम सब इंटरवल बनाते हैं अपने रैंडम वेरिएबल के, तो हमने इतने स्मॉल सब इंटरवल चूज किए हैं कि किसी भी सब इंटरवल के अंदर 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी।
मतलब दो सक्सेस नहीं आ सकती, इतने सब इंटरवल स्मॉल होंगे। सेकेंडली, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो सेम होगी तमाम जो है वो इक्वल लेंथ के सब इंटरवल के लिए। ऐसा नहीं है कि एक सब इंटरवल के लिए कुछ और है प्रोबेबिलिटी सक्सेस की, दूसरे सब इंटरवल के लिए कुछ डिफरेंट है। तमाम सब इंटरवल के लिए जब सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी तो तब हमारा ये फिनोमेना अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो आपके सामने आ रही है, ये देख के आपने फिनोमेना को उसको कंपैरिजन करना है कि क्या ये इसके साथ मैच कर रही है। जैसे हमने बाइनोमियल के अंदर देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिक्स होनी चाहिए, और इसी तरह जो है वो हाइपरज्योमेट्रिक के अंदर हमने फिर देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर दो इवेंट होने चाहिए हमारे पास। तो इसके अंदर भी जो है वो अजम्पशन है। इन तीनों अजम्पशन को आपने सामने रख के एक दफ़ा खुद कंपैरिजन करना है, और फिर अगर आपने कुछ पॉइंट ऐसे बनाने हैं ताकि आप जो भी फिनोमेना आपके सामने आए आप उसका कंपैरिजन करें इन तीनों के साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा फिनोमेना जो है वो हमारा अकर हो रहा है। अच्छा, इसमें तीसरी जो बात थी, नंबर ऑफ सक्सेस इन एनी सब इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। एक सब इंटरवल की नंबर ऑफ सक्सेसिस दूसरे सब इंटरवल के नंबर ऑफ सक्सेसिस से इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक सब इंटरवल के अंदर अगर सक्सेस आई है तो हम कहेंगे कि जी अगले के अंदर भी ये सक्सेस आए होगी इवेंट अकर होने की, और फिर तीसरे में नहीं होगी। ऐसी कोई लिंक नहीं हम बना सकते। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि पहले में आ गई या दूसरे में भी आने के उतने ही चांसेस हैं, आए या ना आए वो बात की बात है। और इसके अलावा जो है वो सब इंटरवल ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। जब हम पार्टीशन करेंगे, सब इंटरवल बनाएंगे रियल लाइन के, तो उसके ऐसे सब इंटरवल बनाने हैं कि वो ओवरलैप ना कर रहे हो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। इसका एक ही पैरामीटर होता है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पैरामीटर थे, एन और पी। फिर हाइपरज्योमेट्रिक के अंदर तीन पैरामीटर थे, एन, पी और क्यू। अब जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर है, लैम्डा। The random variable x that equal the number of count in interval is a Poisson random variable with parameter lambda। और इसका जो probability function है वो कुछ इस तरह डिफाइन होता है, फॉर ईच x वैल्यू, x की वैल्यू इधर जो है वो अप टू इन्फिनिट लिखी हुई है, लेकिन जिधर तक आपका प्रोसेस चल रहा है उधर तक ये होंगी। अब ये फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसका, लैम्डा रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा। ई आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर में आपने क्या करना है, यही माइनस लैम्डा लगा देना है, और लैम्डा की पावर एक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। अब इसमें एक चीज़ लैम्डा है और दूसरा एक्स है। लैम्डा आपका पैरामीटर फिक्स आपको मिल जाएगा कोई नंबर, एक्स इसमें वेरी करेगा, वो वेरिएबल है। एक्स की डिफरेंट वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, तो आपको जो है वो हर एक्स के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी देता जाएगा। इन शॉर्ट इसे अप्लाई हमने कब करना है, जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल हो और स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो। तो उस वक्त बाइनोमियल कैलकुलेशन जो है वो इम्प्रैक्टिकल हो जाती है, और हम उसकी जगह पे ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीज़ें आप देखेंगे पॉइजन के अंदर और बाइनोमियल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है, लेकिन इधर से आके जो है वो डिफरेंस आपको फील होगा कि एक तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल और दूसरा जो है वो स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बाकी फिनोमेना सेम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी चीज़ें सेम है आपकी, एन और पी इसके अंदर भी आ सकता है, लेकिन मेन डिफरेंट किधर होगा, जिधर आपकी प्रोबेबिलिटी की सक्सेस जो है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो स्मॉल हो, और नंबर ऑफ ट्रायल जो है मसलन ये एन 10,000 तक चल रहा हो, तो उस वक्त ये हमारा बाइनोमियल के थ्रू डील नहीं होगा बल्कि पॉइजन के थ्रू डील होगा। आगे एग्जाम्पल की मदद से भी देखेंगे। अच्छा, लाजमी नहीं है कि कोई लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल ही हो तो फिर ही अप्लाई करना है, हम स्मॉल नंबर के लिए भी अप्लाई करके देख सकते हैं इसे।
तो ये लिमिटिंग केस है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे लिमिटिंग केस है? NCX p रेज टू पावर x इंटू 1 माइनस पी रेज टू पावर n माइनस एक्स, ये आपका क्या होता था? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी को जो है वो p की हमने वैल्यू रख लिया लैम्डा ओवर n, और अब ये हमारे पास नया ऑप्शन आया, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का बन गया। अच्छा, इसमें p की वैल्यू हमने लैम्डा ओवर n कैसे रख ली है? लैम्डा आपको अगर याद हो, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपका मीन है वो क्या होता है? एन पी, एन मल्टीप्लाई विद पी। और इसका जो पैरामीटर है लैम्डा, वो भी मीन ही है। तो दोनों मीन को जब हमने इक्वल रखा तो उधर से हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ गई? एन पी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास लैम्डा आता है। तो पी की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो वो क्या आ जाएगी? लैम्डा डिवाइडेड बाय एन आ जाएगी। तो जस्ट पी की जगह पे लैम्डा डिवाइडेड बाय एन रख लिया, तो हमारी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गई? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। ये एक एग्जांपल गिवन है रेडियो एक्टिव डिके की। एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल पर मिनट है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है, 2 पार्टिकल पर मिनट। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज हमें बता दिया गया है लैम्डा क्या है, हमें खुद नहीं फाइंड करना पड़ा। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी एक एक्स इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी अगर हमने फाइंड करनी हो तो इस लैम्डा की बेस पे हम क्या करेंगे? अपनी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। लैम्डा रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। और क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3 की फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया विद 3। जब एक्स को 3 के साथ रिप्लेस किया तो जो भी इधर से आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पार्टिकल जो है वो पर मिनट्स की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह वही रेडियो एक्टिव डिके की एग्जांपल है हमारे पास। एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल पर आर है अब, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पार्टिकल पर मिनट्स थे हमारे पास। अ, हम इसको मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इस दफ़ा जो है वो हमें आर के अंदर गिवन है ये इन्फॉर्मेशन। तो पर मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करने, सॉरी पर आर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है? 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा 2 आर जो है वो कन्वर्ट हो गया 120 पार्टिकल पर आर के हिसाब से। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 125 अगर हमने फाइंड करनी है तो प्रोसेस तो वही है, जस्ट लैम्डा चेंज हुआ है। लैम्डा की यूनिट चेंज होने से आपने देखा कि उधर पर मिनट्स था, इधर पर आर कर दिया है। तो 2, आपको लैम्डा इज इक्वल टू 2 ही गिवन था, लेकिन फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ा है पर आर के मुताबिक। वो पर मिनट्स के मुताबिक था, हमने इसको पर आवर के मुताबिक कन्वर्ट करके अब लैम्डा हमारा चेंज हो गया। लैम्डा क्या आया? 120 आ गया। ये कोई रदरफोर्ड का जो आपने अल्फा पार्टिकल वाला देखा होगा पहले भी एक्सपेरिमेंट किसी ना किसी जगह, तो इसी को जो है वो डिफरेंट इसकी जो है वो कैलकुलेशन बताई गई है। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है हमें कि 0 पार्टिकल कितनी दफ़ा ऑब्जर्व किए गए? 57 टाइम। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि ऑब्जर्व किए गए उनकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि वो कितनी कितनी दफ़ा रेपिटिशन हुई। इसका कोई रेफरेंस भी गिवन है, इसको भी देखना चाहिए तो देख सकते हैं। अब हमने इसमें से करना क्या है कि हमें नहीं पता लैम्डा क्या था। लैम्डा हमने अब खुद कैलकुलेट करना है इधर। तो लैम्डा एक्चुअली क्या है? आपका एवरेज है, मीन के बराबर है। अभी वैसे हमें ये चीज़ पता नहीं है, हम बाद में जाके डिसाइड करेंगे कि लैम्डा है क्या। लेकिन इनिशियली क्योंकि किसी ना किसी साइड से तो स्टार्ट करना ही है, तो हम वैसे ही जो है वो अज्यूम कर रहे हैं कि लैम्डा जो है वो एक एवरेज है। बाद में ये हम कैलकुलेट भी करेंगे कि ये कैसे एवरेज आ रही है। तो हमें जो है वो एक नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर इंटरवल वाला।
अच्छा, इस स्टेटमेंट में हमसे मांगा एक्सपेक्टेड वैल्यू मांगा गया, स्टेटमेंट जरा दोबारा देख लें। The result are reported in a table. Does a Python probability function accurately describe the number of alpha particle? तो हमने एक्चुअली करना क्या है, कंपैरिजन करना है। जो अल्फा पार्टिकल एमिशन के हमारे पास एक तो रियल डाटा है और दूसरा फिर हम एवरेज को रख के जब दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो उधर से हमने देखना है कि क्या हमारे पास जो है वो पार्टिकल ये क्या एक्यूरेटली दे रहा है। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है सेकंड कॉलम के अंदर और फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके एक्स है, तो आपने क्या करना होता है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए एफ मल्टीप्लाई विद एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो एफ और एक्स का एक कॉलम बनाना है जो कि इधर नहीं बना हुआ, आपने खुद मल्टीप्लाई कर लेना है फर्स्ट और सेकंड कॉलम को, और जो आंसर आते जाएंगे उनको ऐड करने, आपका आंसर आएगा 10,097 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 2608। तो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन आया वो 3.87 आया। इसी को एज आ लैम्डा हम इस्तेमाल करेंगे। अब लैम्डा के तौर पे जब ये इस्तेमाल होगा तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएंगी फॉर ईच एक्स, वो हमने जो है वो ऑब्जर्व के साथ कंपैरिजन करना है उनका, लेकिन एक फैक्टर साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी वाला। ये प्रोबेबिलिटी तो हमें आउट ऑफ 1 मिलती है। कोई भी प्रोबेबिलिटी है आपको पता है वो लाई बिटवीन 0 एंड 1 होगी। मसलन आप इस फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर x इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, ये जितने भी आपकी x की वैल्यू है ये सारी की सारी आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी के आंसर मिलेंगे वो 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहे होंगे। लेकिन हमने जो कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन तो हमारा, आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी वो किस फॉर्म के अंदर है, वो नंबर के अंदर है, कुछ बड़े नंबर है। तो इसका मतलब है कि हमें उसी इंफॉर्मेशन के अंदर अपनी प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट करना है। तो ये ऑब्जर्व आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल थे और अब हमने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ईच प्रोबेबिलिटी को जो कि हमें इस पाइथन प्रोसेस से मिलेगी फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, उसको हर दफ़ा हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, कि जब प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1 आउट ऑफ 1, तो वो आउट ऑफ 2608 के अंदर जो है वो उसका पोर्शन क्या होगा, एक्सपेक्टेड पोर्शन क्या होगा। तो इस वजह से हम अपनी ईच प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस नंबर, और हमारे पास जो एक्सपेक्टेड नंबर आए हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपके सेम सेम कैलकुलेशन आपको शो हो रही है। दो दो तीन तीन आंसर का फ़र्क है, किसी जगह पे फ़र्क ज़्यादा भी आ रहा है, लेकिन मोस्टली जगह पे आप देख रहे हैं कि आपका सेम है। जैसे ये 3 के लिए आप देखें 5 to 5, 5 to 5, लेकिन 4 के लिए जो है वो डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन ओवरऑल देखें तो एक करीब करीब आपको पिक्चर नज़र आ रही है। अगर आप पाइथन प्रोसेस के थ्रू ये वाली एस्टिमेशन कर लेते, जो कि आपने प्रोसेस किया है, प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, जो कि एक इंतहाई मुश्किल काम था, फर्स्ट टाइम तो आपने यही किया, लेकिन अब अगर आप फ्यूचर में ये काम करना चाहें तो आप पाइथन प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ें एस्टिमेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके आंसर करीब करीब ही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो जैसे हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म और अब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। इन सारी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम मीन फाइंड करने की बात करें तो वो मीन कैसे फाइंड होगा, क्योंकि अब तो हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है इस डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ एक्स की वैल्यू होती है, उसके बाद उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। तो अगर हमने मीन फाइंड करना हो तो मीन हमारा क्या होगा, तो इससे पहले एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का, और एक्सपेक्टेड वैल्यू में आपको पता है क्या फार्मूला होता है, एक्स पी ऑफ एक्स।
एक्स को आप प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है सम करने से वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ही हमारा मीन कहलाता है। ईच डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो मीन आएगा वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही होगा। जस्ट आपने इधर सिंबल चेंज किया म्यू ऑफ एक्स। अगर आप पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाहें तो आप क्या फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और उसके लिए करेंगे क्या, जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया था आपके पास उसको आप जस्ट एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फार्मूला क्या है, एक्स पी ऑफ एक्स और फिर उसका सम। तो यही काम हमने इधर किया है, पी ऑफ एक्स हमें गिवन था, एक्स के साथ उसे मल्टीप्लाई किया है और फिर सम कर लिया। जितना भी एक्स की वेरिएशन है, अगर 0 से लेकर 3 तक है तो 0 से 3 तक कर लिया, अगर 100 तक है तो 100 तक कर लेंगे। तो आप ये काम जो है वो ऊपर टेबल के मदद से भी कर सकते हैं कि ईच प्रोबेबिलिटी अलग से फाइंड करें और फिर एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर लें, या आप इसको इन शॉर्ट इस फार्मूला के अंदर लिख के ही आप जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है दोनों में से कौन सी टेक्निक आप जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो इसी तरह जो हमने इधर डाई वाला देखा है 150 नंबर स्लाइड पे, उसी का जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात अगर करें तो क्या बनेगी, एक्स पी ऑफ एक्स। डाई के केस में जो है वो एक्स हमारे पास आ रहा है 1, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। फिर x2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 की भी, 4 की भी। बाय चांस हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है फॉर ईच डॉट, 1 आने की, 2 आने की, 3, 4, 5, 6, वो 1/6 ही है। तो अगर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हो फिर भी यही फार्मूला है, अगर सेम प्रोबेबिलिटी हो फिर भी यही फार्मूला है। लेकिन इसमें जो आपका 3.5 एक आंसर आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग आंसर है, हम इसको मजीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे चल के। अगर आप के पास ये 6 एक्सपेरिमेंट के लिए वही उसी तरह ही 6 डाट है, डाई आप रोल करते हैं तो ये 6 ऑप्शन आ जाते हैं ना, 1 डाट आएगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर ले पहले। अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया है, 3.5 आ गया। कैसे आया पॉपुलेशन का अरिथमेटिक मीन, इन तमाम नंबर को ऐड करके अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, तमाम वैल्यू को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू कर देते हैं। तो ये 6 वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास सम बनेगा 21, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ये कितनी है, 6 वैल्यू। 21 डिवाइडेड बाय 6 किया तो उसका आंसर आ रहा है 3.5। ये हमारे पास है पॉपुलेशन का मीन। दूसरी तरफ अभी हमने जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड की है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आप देख सकते हैं क्या आई है हमारे पास 3.5। तो ये दोनों आपस में मैच कर रही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हमेशा पॉपुलेशन मीन के इक्वल हुआ करेगी। इसके बाद जो है वो ये काइंड वाले टास्क की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें जो है वो आपके पास अगर 2 काइंड टास्क कर रहे हैं तो या 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है या 2 हेड आ सकता है। तो आप इसका पॉपुलेशन मीन फाइंड करें 3, और टोटल टर्म भी कितनी है, 3 है। 3 डिवाइडेड बाई 3 आपको पॉपुलेशन मीन मिल गया 1। और जब आप एक्स और पी ऑफ एक्स का इस्तेमाल करके ये एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे तो फिर आप उसका कंपैरिजन करें क्या आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। इसी तरह आपका ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 वाइट बॉल 2 रेड बॉल पिक 2 विदाउट रिप्लेसमेंट, का मतलब है कि आपकी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्स नंबर ऑफ वाइट बॉल है, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जब 2 आपने चूज करने हैं तो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 2 हो सकती हैं। वैसे तो 3 भी हो सकते थे लेकिन हमने चूज ही 2 करने हैं, तो इस वजह से ये 2 से आगे नहीं जा सकते हैं। फिर हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है वो आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक्स को पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सम आपके पास जो आ जाएगा
उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अब आपने देखा जो हमने लास्ट वाली फाइंड की है हाइपरज्योमेट्रिक, इसमें जो हमारा पॉपुलेशन मीन है वो डायरेक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया, कुछ चेंज है इसमें। वो चेंज हम आगे चल के इन फार्मूलों की मदद से सीखते हैं कि वो जनरल फार्मूले क्या है। ये तो अभी हमने एग्जांपल सीखी है मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, चंद एक एग्जांपल देखी है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी देख लिया है, पाइथन के लिए भी देख लिया, और हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए भी देख लिया, और यूनिफॉर्म के लिए भी देख लिया। लेकिन अब हम जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं और जनरल फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं। तो n हमारे पास बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल होता है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, x नंबर ऑफ सक्सेसेस होती हैं जिसकी मदद से हमारा रैंडम वेरिएबल जनरेट होता है। आइदर 0 से स्टार्ट हो रहा होता है और जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं उधर तक ये x हमारा वेरी कर रहा होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ और उस पर सम अप्लाई कर देंगे। अब इस सम को जो है वो एवेल्यूएट जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, n मल्टीप्लाई विद p। इस वजह से हमने जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है n और p, उनकी मदद से ये वाला n और p मल्टीप्लाई करके अपना लैम्डा फाइंड किया था। ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन क्योंकि इधर हमारा कोर्स की नेचर के अंदर ये वाली चीज़ शामिल नहीं है तो मैं ये कैलकुलेशन स्किप कर दूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे पास जो मीन इसका आएगा, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो जस्ट आ जाएगा n मल्टीप्लाई विद p। इसी तरह जो है वो इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, नंबर ऑफ डाई n इज इक्वल टू 60 टाइम हम रोल करें, n की वैल्यू हमें 60 मिल गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 है, नोन है हमें। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, हम डायरेक्टली n और p को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, x को एनलिस्ट करें, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को एनलिस्ट करें और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सम करें। तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 10 आएगा। तो बजाय इसके कि हम वो सारा प्रोसेस करें, हम क्या करते हैं, जस्ट हमें n भी पता है और p भी पता है, हम अगर ये अरिथमेटिक मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, n और p को जस्ट मल्टीप्लाई करके वो आंसर फाइंड कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो हम सारा प्रोसेस करें। अगर हमें सिर्फ मीन ही चाहिए था, अगर कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी तो फिर हमें शायद डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़े। इसी तरह हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एक सक्सेस वाली क्लास होती है, एक नॉन सक्सेस या जिसे आप फेलियर कहते हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट जब आप पिक करते हैं बाल या कोई भी चीज़ जो भी आपने पिक करनी हो, तो उस वक्त जो है वो एक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस होते हैं आपके पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कि जो सक्सेस वाली कैटेगरी है उसमें से एक्स चूज आइटम होते हैं और जो नॉन सक्सेस वाली है उसमें से रिमेनिंग रिमेनिंग कितने होते हैं, टोटल एन अगर चूज करने हैं तो एन माइनस एक्स आपके रिमेनिंग चूज होंगे और टोटल आपके एन चूज हो रहे हैं फ्रॉम ए प्लस बी। दोनों कैटेगरी को अगर आप कंबाइन कर दें तो उसके साथ हमने डिवाइड कर देना होता है। इतनी तो है वो हमारी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें विद एक्स और सम करें तो जो सम हमारे पास आंसर देगा वो क्या देगा, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी।
मल्टीप्लाई विद n। जैसे हमने ऊपर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड किया था, वो क्या था, n मल्टीप्लाई विद p। अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमने कैसे फाइंड करना है, n मल्टीप्लाई विद a डिवाइडेड बाय a प्लस b। a जबकि सक्सेस वाले हैं, b जबकि फेलवर वाले। तो इन दोनों की मदद से a और b, a b और n की मदद से आप अपना मीन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करने की जरूरत नहीं। ये उसकी एक एग्जांपल है आपके पास कि आपको कैटेगरी बता दी गई है, 50 बाल टोटल है, इसका मतलब है n आपके पास आ गया है, और 20 रेड है, 30 ब्लू है, 10 आपने चूज करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आई है तो आपको पता चल गया जो आपका फिनोमेना है वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। एक्स नंबर ऑफ रेड बाल है, इसका मतलब है जो ए है वो 20 है, जो बी है वो 30 है, और एन जो है वो हमारा कितना है, 10। 10 बाल हमने चूज करने हैं, तो 10 मल्टीप्लाई विद ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो आपके पास जो है वो डायरेक्टली आंसर आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चीज का एडवांटेज ये है ना कि बजाय इसके कि हम पहले पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए फिर जाके उसके ये मीन फाइंड करें, तो हम डायरेक्टली इन पैरामीटर की मदद से ही मीन फाइंड कर सकते हैं। इन पैरामीटर की मदद से ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड होती है, और इन पैरामीटर की मदद से ही आपको मीन मिल जाता है। तो फिर जो आसान तरीका है वो क्या है, डायरेक्टली फार्मूला के थ्रू फाइंड कर लिया जाए। तो लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी, जो फार्मूला हमारा था कि एफ को या प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करती हैं विद एक्स माइनस म्यू के स्केयर के साथ, वेटेड एवरेज कर देते हैं आप उसको, तो उस वक्त जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस बनता है वो ये फार्मूला आपको गिवन है। तो इसी की मदद से जो है वो आप अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स आपको गिवन है, जो मीन आपने फाइंड किया होगा उसके साथ उसकी डेविएशन के स्केयर, और फिर जो आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे विद प्रोबेबिलिटी। तो ये जो लास्ट वाला कॉलम आपका बन रहा है उसका सम करने से आपको वेरियंस मिल जाएगा। और ये जो मीन म्यू आया है हमारे पास, ये हमने एन मल्टीप्लाई विद पी फाइंड करके मल्टीप्लाई करके फाइंड किया था, और इसका अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका मतलब है कि डायरेक्टली हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, एन पी और 1 माइनस पी को मल्टीप्लाई करके। वेरियंस हमारे पास कैसे आएगी फॉर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट आपने एन को मल्टीप्लाई करना है विद पी और 1 माइनस पी के साथ। इसी तरह हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जितना हमारे पास मीन आ गया था उसके आगे जो है वो कुछ इजाफी दो टर्म आ रही है, एन मल्टीप्लाई विद ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो हमारा म्यू के लिए ही आ गया था, मीन के लिए। अब वेरियंस में ये दो वाली टर्म इजाफी है, बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और ए प्लस बी माइनस एन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस 1। ये है इसी तरह, ये एन पी और 1 माइनस पी की फॉर्म में ही है। ये अगर आप देखें बी क्या होता है आपका, 1 माइनस ए होता है, अगर आप प्रोबेबिलिटी के सेंस में के इसको, तो जो आंसर आपका इधर से आएगा ये उसका 1 माइनस होगा। और ये जो फैक्टर है लास्ट वाला, ये फाइनाइट पॉपुलेशन के करेक्शन फैक्टर है। इसका अल्टरनेटिव फार्मूला भी है, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहें तो एक्स स्केयर को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर लें पहले, और फिर जो आंसर आए उसमें से मीन का स्केयर जो है वो माइनस कर दें। तो उस तरीके से भी जो है वो आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब ये जैसे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल गिवन है, एन गिवन है, पी गिवन है, तो हम इससे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 1/4, 1/2 और 1/4 है।
इन 3 तरीकों से जो है वो आप ये वाला काम कर सकते हैं। अभी जो अल्टरनेटिव फार्मूला बताया है ये भी पॉसिबल है। डायरेक्ट कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का एक कॉलम बनाएंगे, सम करेंगे, और मीन क्योंकि हमें पता है क्या है, एन पी 1 है, उसका स्क्वायर बाद में माइनस कर देंगे। तो 30 अल्टरनेटिव फार्मूला से हमारा वेरियंस आ सकता है। इसके अलावा जो है वो डेफिनेशन ऑफ वेरियंस जैसे है, जैसे हमने ऊपर देखी थी, एक्स माइनस म्यू होल स्केयर मल्टीप्लाई विद एफ ऑफ एक्स, उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा जो कि हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला ड्राइव किया, फार्मूला क्या था, एन मल्टीप्लाई विद पी मल्टीप्लाई विद 1 माइनस पी। तो आप देखेंगे तीनों फार्मूला, तीनों टेक्निक के थ्रू आपका आंसर सेम आने वाला है। इसी तरह अगर आप किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का भी फाइंड करना चाहेंगे तो मेथड आपका सेम ही है। बाकी जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। उनमें डिफरेंस क्या आने वाला है कि आपके जो रैंडम वेरिएबल हैं वो डिस्क्रीट की बजाय अब कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट टाइम के लिए रखें।